हेलो बच्चों, हम लोग अपना अध्याय 8 पढ़ रहे हैं। ये हमारा दूसरा वीडियो है इसका। तो इस चैप्टर में कि इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ेंगे वो देखेंगे कि ये जो संक्रामक रोग होते हैं, यानी कि ऐसे रोग जो एक रोगी व्यक्ति से दूसरे किसी हेल्दी व्यक्ति में हो जाता है, ठीक है, तो वो किस किस रूपों में फैलता है, यानी कि कैसे वो रोग होते हैं। तो कुछ जो है वो विषाणुओं के द्वारा होते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि सर्दी खांसी जुकाम, जैसे हम कहते हैं नॉर्मली जुकाम अगर हम लें, चलो, तो जो जुकाम होता है बच्चों वो कैसे होता है। मान लो कोई व्यक्ति है, उसे बहुत तेज़ जुकाम हो रहा है, तो जब उसे छींक आई, ठीक है, तो उस दौरान क्या हुआ, जो ड्रॉपलेट्स थे, जो कण थे, वो वायु में मिल गए। अब वो वायु जो किसी स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आई, तो वो जो कण थे जिसके अंदर विषाणु मौजूद है, ये एक विषाणु जनित रोग होता है जुकाम, ठीक है। तो वायु के माध्यम से अब वो विषाणु किसी हेल्दी व्यक्ति में प्रवेश कर गए। तो इस तरीके से रेबीज, पोलियो, खसरा, ये सब अलग अलग विषाणुओं की प्रजातियों द्वारा होता है। इसी तरीके से जीवाणुओं के द्वारा कुछ रोग होते हैं, जैसे हैजा हो गया, पेचिश हो गई, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, टेटनस हो गया, टाइफाइड हो गया, मियादी बुखार जिसे हम कहते हैं। तो ये सब के सब जीवाणु जनित रोग होते हैं। कुछ कवक जनित रोग होते हैं, ठीक है, कुछ हेलमिंथ के द्वारा होते हैं, कुछ प्रोटोजोआ। तो वो मैंने लिख रखा है, मैं उनकी फ़ोटो खींच के आपको भेज दूंगी। उसमें आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, रोगों के नाम याद रखने हैं, रोग जनक आपको याद रखना है। पहले की वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ रोग जनक क्या है, रोग वाहक क्या है। जनक यानी कि जो रोग को पैदा करते हैं, रोग को उत्पन्न करते हैं। फिर उसके बाद आपको संक्रमण विधि, यानी कि किस किस के द्वारा ये रोग होता है, यानी कि वायु के द्वारा हो रहा है, दूषित जल के द्वारा हो रहा है, किसी कोई रोग कुत्ते के काटने से हो रहा है, ठीक है, कोई भोजन के द्वारा हो रहा है, यानी कि दूषित भोजन के द्वारा हो रहा है। तो वो सभी मैं आपको फ़ोटो खींच के भेज दूँगी। जो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे मलेरिया रोग के बारे में, ठीक है। तो मलेरिया रोग के बारे में इससे संबंधित प्रश्न कैसे आता है वो आप लिख लीजिए। मलेरिया रोग के रोगजनक रोग वाहक लक्षण तथा उपचार लिखिए। ये प्रश्न पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि आपको रोगजनक के बारे में बताना है, रोग वाहक के बारे में बताने हैं, लक्षण तथा उपचार मलेरिया के कैसे होते हैं वो आपको बताने हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें रोगजनक की, तो मलेरिया का जो रोगजनक होता है वो आपको पता ही है, प्लाज्मोडियम, जो कि एक प्रोटोजोआ है, परजीवी, ठीक है। तो जो रोगजनक है इसमें प्लाज्मोडियम। कौन है? प्लाज्मोडियम। रोगजनक को इंग्लिश में मैं बता चुकी हूँ, पैथोजन भी कहते हैं, तो आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में याद रखना है। प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम ये क्या है? एक परजीवी है, यानी कि दूसरे के भीतर ये जीवित रहता है, परजीवी, ऐसे, ठीक है। अब प्लाज्मोडियम की जो होती है बच्चों, बहुत जातियाँ होती हैं, उनमें से जो 4 जातियाँ हैं वो मेनली क्या करती है, मलेरिया रोग करती है। तो सबसे पहले जो नाम है वो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो ये है पहली प्रजाति का नाम है, ये पूरा एक नाम है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। अगला जो है, मैं शॉर्ट में लिखूंगी प्लाज्मोडियम, पूरा नहीं लिखूंगी, आप पूरा लिखेंगे तब, प्लाज्मोडियम ओवे, ठीक है। तीसरा जो है वो है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, ठीक है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। अब मैं यहाँ लिख रही हूँ चौथा,
आप एक ही लाइन में लिखना, यहाँ मेरे नीचे जगह नहीं है, जगह है भी तो आपको वो क्लियर नज़र नहीं आएगा। तो आप चौथा एक लाइन में ही लिखना, नया लिखिए। चौथा है प्लाज्मोडियम मलेरियाई। ठीक है, तो ये 4 प्रजातियां होती हैं जो कि रोगजनक हैं मलेरिया रोग के लिए। इनमें सबसे ज़्यादा जो खतरनाक और सबसे ज़्यादा जो घातक है वो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे घातक, यानी कि एक तरीके से अगर इसका शरीर में प्रवेश हो गया तो मनुष्य का बचना लगभग असंभव होता है। ठीक है, तो तरीके से ये घातक रूप है प्लाज्मोडियम का। उसका नाम क्या है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। तो आपको ये चारों जातियों के नाम याद रखने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रोग वाहक की। फिर से मैं बता दूं, ये सारी चीज़ हम मलेरिया के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। अब देखेंगे इसमें रोग वाहक भी मैं आपको पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ। मलेरिया का वो है मादा एनाफिलीज मच्छर। एनाफिलीज मच्छर जो है उसका मादा रूप ही, यानी कि जो लेडी है, जो मादा है, उसी के काटने से मलेरिया रोग होता है। जो नर रूप है वो मलेरिया रोग नहीं करता है। तो आपको ये नाम भी याद रखना है। अब हम देखेंगे संक्रमण विधि। संक्रमण विधि जो है, ठीक, प्लाज्मोडियम जो होता है बच्चों, वो जिस अवस्था में संक्रमित रूप में मनुष्य में पहुंचता है वो है स्पोरोजाइट, जिसे हम जीवाणुज भी कहते हैं। प्लाज्मोडियम मैं आपको बता चुकी हूँ, ये है रोगजनक। ठीक है, इसकी जो अवस्था, खतरनाक वाली जो अवस्था या कह सकते हैं जिस अवस्था में संक्रमण फैलता है, उस अवस्था का नाम होता है स्पोरोजाइट्स। स्पोरोजाइट या फिर उसे हम जीवाणुज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवाणुज। तो ये वाली जो अवस्था रहती है इसको हम संक्रमित करने वाली अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रमित अवस्था लिख सकते हैं। यानी कि जब ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ इस अवस्था में रहता है, उस अवस्था का नाम क्या है? स्पोरोजाइट्स या फिर जीवाणुज। यही अवस्था होती है जब ये मनुष्य में प्रवेश करता है। और मनुष्य में किस रूप में ये प्रवेश करता है? यानी कि ये जो स्पोरोजाइट्स अवस्था है ये एक लार्वा अवस्था कहलाई जाती है। यानी कि लार्वा अवस्था होती है प्लाज्मोडियम की। उस लार्वा अवस्था का नाम क्या है? स्पोरोजाइट्स या फिर जीवाणु कहते हैं। मान लो कि ये है मच्छर, ठीक है, ये मच्छर है। इस मच्छर की यहाँ पे लार ग्रंथि होती है। तो इस लार ग्रंथि में आकर ये जो होते हैं स्पोरोजाइट्स, जिन्हें हम जीवाणुज भी कहते हैं, ये आकर यहाँ पर इनके लार ग्रंथियों में ये प्रवेश कर जाते हैं। कौन प्रवेश कर जाते हैं? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का कौन सा रूप? जीवाणुज। किसमें? लार ग्रंथियों में। किसकी लार ग्रंथियों में? मादा एनाफिलीज मच्छर की लार ग्रंथियों में ये जीवाणु जाकर प्रवेश कर जाते हैं। और जब ये मच्छर मान लो किसी को काटा, ये हाथ है, यहाँ पर काटा, तो क्या हुआ? अब ये जीवाणु जो है मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर गया। आई बात समझ में? मैं फिर से बताती हूँ कि प्लाज्मोडियम की बहुत सारी अवस्थाएं होती है। उन अवस्थाओं को हम लार्वा अवस्था कहते हैं। जैसे जो मेंढक होती है उसकी लार्वा अवस्था होती है टेडपोल, ठीक है, यानी कि छोटा रूप। फिर कुछ दिनों बाद वो मेंढक का रूप धारण करता है। तो ऐसे ही जो ये प्लाज्मोडियम है उसकी लार्वा अवस्था का नाम है जीवाणुज या फिर स्पोरोफाइट्स भी कहते हैं। जब ये जीवाणुज अवस्था में होता है उस समय ये क्रियाशील रहता है, यानी कि ये संक्रमण फैलाने के लिए तैयार रहता है, मलेरिया रोग फैलाने के लिए तैयार रहता है। तो अब जब इस जीवाणु के पास उड़ते उड़ते कौन आया? मादा एनाफिलीज मच्छर आया। तो मादा एनाफिलीज मच्छर की लार ग्रंथियों में ये जीवाणुज प्रवेश कर गया।
फिर जब इस मच्छर ने किसी भी इंसान को काटा तो क्या हुआ, लार ग्रंथि, वो जीवाणुज क्या हो गया, मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर गए। यहाँ तक बात समझ में आई। मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते ही वे क्या हो गया, रक्त से होते होते कहाँ तक आ गया, यकृत में पहुंच गया। कौन पहुंच गया, जीवाणुज। जीवाणुज कहाँ पहुंच गया, यकृत में। जीवाणुज कहाँ गया, यकृत में पहुंच गया। ठीक है, और जब वो यकृत में पहुंच गया उसके बाद क्या होता है, यकृत में एक अलग प्रकार की, विशेष प्रकार की कह सकते हैं कोशिकाएं होती हैं जिन्हें कहते हैं कप्फर सेल। यकृत में विशेष कोशिकाएं होती हैं जिन्हें कप्फर कोशिकाएं कहते हैं। कप्फर सेल्स या फिर कप्फर कोशिकाएं कहते हैं। वहां ये जीवाणुज पहुंच गए। तो क्या हुआ, जीवाणुज जो थे वो यकृत से रक्त से होते हुए मनुष्य के यकृत में पहुंच गए। यकृत में कहाँ पहुंच गए, यकृत में विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें कप्फर कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, और तो वहाँ पर कौन पहुंच गए, ये जीवाणुज जिन्हें स्पोरोफाइट्स भी कहते हैं, वहाँ पर पहुंच गए। तो अब क्या हुआ, अब इन कप्फर कोशिकाओं में पहुंचकर कप्फर सेल्स यानी कि कोशिकाएं, आपको पता होना चाहिए, कप्फर कोशिकाओं में पहुंचकर ये जीवाणुज अपनी संख्या बढ़ाते हैं। अपनी संख्या क्या करते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, ये कप्फर कोशिकाएं फूल कर फट जाती हैं। अतः ये कप्फर कोशिकाएं फूल कर फट जाती हैं तथा स्पोरो तथा जीवाणुज तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, कप्फर सेल्स में क्या चीज़ पहुँच गई, जीवाणुज पहुँच गए। ये कप्फर सेल्स कहाँ पर होते हैं, ये विशेष प्रकार की सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होते हैं जो यकृत में रहते हैं। वहाँ पर पहुँचकर ये जीवाणुज अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। और फिर क्या होगा, जब अपनी संख्या बढ़ा ली तो जो कप्फर सेल्स हैं वो काफ़ी फूल जाती हैं, मोटी हो जाती हैं, और एक समय आता है जब वो फट जाती हैं। तो फटने से क्या हुआ, तथा जीवाणुज तैयारी को मिलकर तथा जीवाणुज रुधिर में पहुंच जाती है। ठीक है, रुधिर में पहुंच जाती है। रुधिर में किस स्थान पर पहुंच जाती है, रुधिर के रेड ब्लड सेल्स। आपको पता है जो रुधिर होते हैं उसके कई सारे पार्ट्स होते हैं, वो कई चीज़ों से बनी होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, तो ये वाली जो हैं जीवाणुज, ये रुधिर के कौन से भाग के पास पहुंचे, आरबीसी, वहां पर लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स कहते हैं, मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, वहां पर लाल रक्त कणिकाएं में पहुंचकर ये जीवाणुज अपनी संख्या बढ़ाते हैं। तथा
आरबीसीज नष्ट होने लगते हैं। यानी कि क्या हुआ, पहले तो इन्होंने कप्फर सेल्स को फुलाकर फाड़ दिया, उसके बाद जब ये धीरे धीरे रुधिर में पहुंचे, रुधिर से होते हुए रुधिर के कौन से भाग में, लाल रक्त कणिकाओं में पहुंचे, तो अब ये लाल रक्त कणिकाओं को फुलाकर उन्हें भी नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का ह्रास होने लगता है, यानी कि कमी होने लगती है। और जब लाल रक्त कणिकाओं की कमी होने लगेगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन का परिवहन पूरे शरीर में नहीं होगा, हमारा शरीर जो है वो थका थका सा रहने लगेगा। यहाँ पर इसके बाद शरीर में आरबीसीज की संख्या में गिरावट आ जाती है। शरीर में आरबीसीज की संख्या में क्या हो गया, गिरावट आ गई। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात ये है बच्चों कि जब ये जीवाणु जो होते हैं, स्पोरोफाइट अवस्था जो है प्लाज्मोडियम की, जब ये आरबीसी में प्रवेश करते हैं, मान लीजिए मैंने एक बनाया है लाल रक्त कणिका या लाल रक्त कोशिका भी कह सकते हैं, तो जब ये एक तरीके से ये जीवाणु इसमें प्रवेश करते हैं तो क्या होता है, ये जो आरबीसी है एक प्रकार का विषैला पदार्थ बनाने लगता है, एक प्रकार का क्या बनाने लगता है, विषैला पदार्थ, या कह सकते हैं जहरीला पदार्थ बनाने लगता है, जिसका नाम होता है हीमोजॉइन। हीमोजॉइन, ये नाम आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है कि उस विषैले पदार्थ का नाम बताइए जो जीवाणुज के आरबीसी में प्रवेश के दौरान निकलता है, तो उस विषैले पदार्थ का नाम है हीमोजॉइन। अब जब ये शरीर में विषैला पदार्थ बनता है हीमोजॉइन, इसकी ही वजह से मलेरिया रोग में बहुत तेज बुखार चढ़ता है। ठीक है, 104 डिग्री सेल्सियस या 106 तक भी पहुंच जाता है वो बुखार, और साथ में ठंड भी लगती है, कपकपी भी होती है। तो वो कपकपी या फिर वो तेज बुखार किसके द्वारा हो रहा है, इस हीमोजॉइन के कारण हो रहा है। हीमोजॉइन एक प्रकार का विषैला पदार्थ है जो कब बनता है, जब जीवाणु जो है वो आरबीसी में, रुधिर के आरबीसी में प्रवेश करता है। ठीक है, प्रवेश करता है, फिर इसे फाड़ डालता है, जिससे जीवाणु जो पूरे शरीर में फैलते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं, कभी अलैंगिक प्रजनन के द्वारा, कभी लैंगिक प्रजनन के द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से फिर क्या होता है कि मनुष्य के शरीर में ये प्लाज्मोडियम पूरा फैल रहा है। अब मान लो वो व्यक्ति जिसे मलेरिया रोग है, उसे आके किसी ऐसे मच्छर ने काट लिया जिसके भीतर प्लाज्मोडियम नहीं है, लेकिन जब ऐसे मच्छर ने मनुष्य को काटा तो अब क्या हुआ, मनुष्य से प्लाज्मोडियम किस में चला गया, मच्छर में चला गया। अब वो मच्छर जिसको काटेगा उसको फिर मलेरिया रोग हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ, मनुष्य ने मलेरिया रोग अब फिर से किसके द्वारा फैला दिया, मच्छर के द्वारा फैला दिया। यानी कि पहले तो एक मच्छर प्लाज्मोडियम को लाया, वो प्लाज्मोडियम फिर एक काटने के दौरान मनुष्य में पहुंचा दिया। अब उस मनुष्य को किसी दूसरे मच्छर ने काटा, तो अब वो मनुष्य से उस मच्छर में हो जाएगा जिसके पास पहले कोई प्लाज्मोडियम नहीं था। लेकिन अब उसके पास प्लाज्मोडियम आ गया मच्छर के पास, तो अब वो किसी अन्य व्यक्ति को काटेगा तो उसमें फिर ये मलेरिया रोग हो जाएगा। आई बात समझ में कि ये जो मलेरिया रोग है, ये जो प्लाज्मोडियम है, ये अपना कुछ जीवन काल तो मनुष्य के भीतर बिताता है और अपना कुछ जीवन काल ये मच्छरों के भीतर बिताता है। ये सारी चीज़ एक तरीके से प्लाज्मोडियम का जो जीवन चक्र है, ये आपको अपनी एनसीईआरटी की किताब में मिलेगा, चित्र 8.1 पेज नंबर 160 है। जो चीज़ मैंने आपको लिख के समझाई है वो आपको एक तरीके से वहाँ पर चित्र में दिखाई गई है कि यानी कि कुछ जो चक्र है प्लाज्मोडियम का वो मनुष्य में हुआ है और कुछ जो है वो मच्छर में हुआ है। ठीक है, तो ये एक तरीके का चक्र दिखाया गया है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ वो चित्र याद रखना है और लिखने की कौन सी चीज़ याद रखनी है, जो अभी मैंने आपको
पॉइंट्स में लिखवाई है, संक्रमण विधि। तो आपको ये चित्र अच्छे से याद रखना है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र क्या है, ठीक है, प्लाज्मोडियम का। तो आपको ये जीवन चक्र याद रखना है, चित्र 8.1, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपने पढ़ा संक्रमण विधि। अब देखते हैं इसका लक्षण और साथ में फिर रोकथाम और उपचार। लक्षण जो है वो आपको पता ही है, मलेरिया के जो लक्षण होते हैं, बुखार, ठीक है, काफ़ी तेज होता है और वो होता है आपका लगभग 105 से 106 डिग्री सेल्सियस। आप यहाँ पर तेज बुखार लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, तेज बुखार लिखना है यहाँ पर, ठीक है। अगला लिखेंगे इसमें कपकपी, तीसरा लिखेंगे तीव्र सिर दर्द, अगला लिखेंगे निश्चित अवधि पर बुखार चढ़ता तथा उतरता है। तो ये तो आपने लिखे इसके लक्षण। अब लिख दीजिए इसके रोकथाम और उपचार। रोकथाम तथा उपचार, जल को किसी एक स्थान पर अधिक समय तक न रुकने दें, मच्छरदानी एवं कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे तीसरा पॉइंट, जलाशय में कीटभक्षी मछलियाँ पाली जानी चाहिए। अगला लिखेंगे मलेरिया के उपचार हेतु कुनैल, क्लोरोक्विन औषधियाँ प्रभावी हैं। यानी कि ये कुछ दवाइयाँ हैं जिनके उपयोग से मलेरिया को दूर किया जाता है। यहाँ पर एक चीज़ लिखी है, जलाशय में कीटभक्षी मछलियाँ पाली जाने की, यानी कि ऐसे मछलियाँ होती हैं कुछ इस तरीके से। गैम्बूसिया एक मछली होती है, कुछ बत्तख होते हैं जिन्हें अगर जलाशय मतलब जल के स्रोत, चाहे वो समुद्र हो, नदी हो, तालाब हो, कुछ भी हो, वहाँ पर ऐसी मछलियों को छोड़ा जाना चाहिए जो मच्छरों को या फिर अन्य कीटभक्षी प्लाज्मोडियम इन वगैरह को नष्ट कर सके, मेनली मच्छरों को नष्ट कर सके, ठीक है। उन्हें खाते हैं वो कीटभक्षी, यानी भक्षी माने अपना भोजन बनाते हैं। तो ये यहाँ पर आपने लिखे क्या क्या चीज़, रोगजनक, मलेरिया के रोगवाहक, फिर आपने पढ़ा संक्रमण विधि, फिर लक्षण और फिर रोकथाम तथा उपचार। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।